स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 53। जी हाँ, बायोफार्मास्यूटिक्स के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं और आज हम बात करेंगे ड्रग एलिमिनेशन या ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फार्माकोलॉजी बहुत डिटेल में, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स, यानी डोज रिलेटेड क्वेश्चन कहां से बनेंगे, फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन कहां से बनेंगे, इसको जैसे जाते हैं। क्योंकि मेटाबॉलिज्म आप सब अच्छे से जानते हैं, इसमें कुछ भी आपको बेहतर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब आपको पता है। जो खास पॉइंट्स होंगे स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। ड्रग एलिमिनेशन आप समझते हैं क्या होता है, किसी भी ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह हटाना, दिस इज कॉल्ड ड्रग एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन दो स्टेप में होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ड्रग को हम एलिमिनेट करते हैं रिसेप्टर से, और एक्सक्रीशन में हम ड्रग को एलिमिनेट करते हैं बॉडी के बाहर। ओके, तो मेटाबॉलिज्म को ही हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग होता है। ड्रग की पोलैरिटी, ड्रग का स्ट्रक्चर, ड्रग का साइज को चेंज किया जाता है ताकि ड्रग रिसेप्टर को छोड़कर बाहर आ सके, ये आपको पहले से पता है। और मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, वो एक्टिव या इनएक्टिव दोनों हो सकते हैं, कभी कभी टॉक्सिक भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की साइट क्या है। आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है। लीवर इज द मेजर साइट। अब बात आती है कि लीवर क्यों है, हमारे बॉडी में और सारे ऑर्गन हैं, क्यों लीवर ही सबसे खास है। तीन सबसे बड़े कारण है कि सबसे बड़ा साइज होता है, दूसरा इसमें फर्स्ट पास ऑफ एब्जॉर्ब ड्रग भी होता है। कभी कभी जो ड्रग है रिसेप्टर पे न जाकर के डायरेक्ट लीवर में ही चली जाती है, और उससे भी बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है CYP450 एंजाइम का पाया जाना। ये एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो सभी आपके ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करता है, उस घटाना बढ़ाना इनको कंट्रोल करने वाला ये एंजाइम है। और एंजाइम ये सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में लीवर में ही पाया जाता है। दैट्स व्हाई लीवर इज द मेजर ऑर्गन फॉर द बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। अब अदर ऑर्गन की बात कर ले, जैसे जीआईटी है, लंग्स है, किडनी है, स्किन है, इन सब से भी आपके छोटे मोटे ड्रग्स जो है वो आपके मेटाबोलाइज होते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइटोक्रोम P450, मैंने कहा जो कि सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जिसकी वजह से ही आपका जो ड्रग है वो लीवर में मेटाबोलाइज हो रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में CYP450 बोलते हैं। ये एक माइक्रोसोमल एंजाइम है, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोसोमल का मतलब होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाले एंजाइम को माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, SER और RER। ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कैसे काम करता है, सैचुरेशन करेगा, फिर एंजाइम ओवरलोड करेगा और फिर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि ये ड्रग को मेटाबॉलिज्म के हिसाब से सैचुरेटेड, ओवरलोडेड या टॉक्सिसिटी अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है तो इसके हिसाब से काम करता है। एक खास बात यह है कि इसकी जो संख्या है साइटोक्रोम P450 की, इन्फेंट में, नवजात बच्चों में और बूढ़ों में इसकी मात्रा कम हो जाती है, कम निकलने लगता है लीवर से, इसीलिए इसकी एक्टिविटी घट जाती है। यानी कि बच्चों और बूढ़ों में ड्रग का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। इसलिए बूढ़ों और बच्चों में डोज को एडजस्ट किया जाता है, थोड़ा सा कम किया जाता है। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म कौन कौन से फैक्टर्स पे आधारित है, इसको हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। कई प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिटर्स मतलब ऐसी मेडिसिन की बात कर रहे हैं जैसे साइमेटिडीन, ओमिप्राजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये इनहिबिटर्स होते हैं। ये क्या करेंगे, एंजाइम के जो साइटोक्रोम P450 है उसके लेवल को कम करेंगे। जब उसका लेवल कम करेंगे तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम होगा। जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम होगा तो एक्टिव ड्रग ज्यादा होगा, और एक्टिव ड्रग ज्यादा होगा तो ड्रग का एक्शन बढ़ जाएगा। इनहिबिटर मतलब जो आपके मेटाबॉलिक एंजाइम्स को, साइटोक्रोम P450 को लेवल को कम करते हैं। दूसरा होता है इंड्यूसर, जो आपके इस एंजाइम के लेवल को बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल है फिनोबार्बिटोन और रिफाम्पिसिन, एग्जांपल याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे इंड्यूसर्स बढ़ेंगे, एंजाइम बढ़ेंगे, तो मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ेगा, तो मेटाबॉलिज्म जो है बढ़ जाता है, ड्रग का एक्शन घट जाता है। एज की बात करें, मैंने आपको बताया कि बच्चों में और बूढ़ों में आपका एंजाइम जो साइटोक्रोम P450 है उसका लेवल घटता है, तो मेटाबॉलिज्म भी घट जाता है। अगला फैक्टर है सेक्स, यानी फीमेल के कंपेयर में मेल में मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा ज्यादा होता है। स्पीसीज की बात करें तो रैबिट में जो मेटाबोलाइट्स एट्रोपिन, एट्रोपिनेज, यानी अलग अलग स्पीसीज में भी एंजाइम्स होते हैं। जैसे एट्रोपिन के लिए आप रैबिट में खास एंजाइम एट्रोपिनेज रिलीज होता है। जेनेटिक्स की बात करें, अगर किसी को G6PD डिफिशियंसी है या तो उसमें प्रीमा क्वीन हेमोडायलिसिस हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ने पर भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, यानी ऐसी कंट्री में जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है
वहां का मेटाबॉलिज्म रेट थोड़ा सा हाई होता है। कुछ बीमारी आपने पढ़ा था, ग्रे बेबी सिंड्रोम, आपको पता है क्लोरमफेनिकॉल के कारण होता है, क्योंकि क्लोरमफेनिकॉल हमारे बॉडी में जो ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है उसका एंजाइम का लेवल घटा देता है, इसलिए ये ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको जब क्लोरमफेनिकॉल पढ़ाया था कोलॉजी में तो बहुत डिटेल में बताया था। अब आपको पता है फेजेज ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, आपको पता है बहुत तरीके से आप पढ़ चुके हैं। 2 फेज होता है, फेज 1 और फेज 2, सब आपने कोलॉजी में पढ़ा है। फेज 1 को बोलते हैं फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें हम कोई खास फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, थायो ग्रुप, अमीन ग्रुप, सल्फर ग्रुप ऐड करते हैं ग्रुप में। क्यों ऐड करते हैं? ताकि इसमें बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, जिससे कि उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। फेज 2 रिएक्शन को हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि हम इसमें किसी एक बड़े ग्रुप को जोड़ रहे हैं, कॉन्जुगेट कर रहे हैं, जैसे ग्लूकोरोनिडेशन है, सल्फोनेशन है, एसिटाइलेशन है और मेथाइलेशन है। ये क्या करते हैं? ये वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं और पोलैरिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे ड्रग स्क्रीट आउट करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछने वाला ये है कि फेज 1 रिएक्शन इज कॉल्ड फंक्शनलाइजेशन और फेज 2 इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब फेज 1 एंजाइम में कौन कौन से खास एंजाइम्स होते हैं इसको याद कर लीजिए। जैसे कि आपके हाइड्रोलिसिस के लिए कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोलिसिस मतलब किसी भी एंजाइम का वाटर के कंपेरेंस में ब्रेक डाउन करना मॉलिक्यूल का। एंजाइम्स के ब्रेक डाउन के लिए एस्टरेज है, एमाइडेज है, इपॉक्साइड हाइड्रोलेज है। ईस्टर के हाइड्रोलिसिस के लिए एस्टरेज, अमीनो एसिड्स के हाइड्रोलिसिस के लिए अमीडेज और एपॉक्साइड्स के लिए एपॉक्साइड हाइड्रोलेज। वही ईस्टर में एसिड, ये किसको तोड़ता है हाइड्रोलिसिस करके? एसिड प्लस अल्कोहल में। फॉर एग्जांपल प्रोकेन, एस्पिरिन, ये सब ड्रग्स जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस के द्वारा ही इनका ब्रेक डाउन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। अब वहीं पे बात कर लेते हैं, पैरासीटामोल हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में NAPQI में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक इसका नाम है, नॉन अमीनो एसिटोअमीनोफिनोन करके कुछ इसका नाम है पूरा, और ये ग्लूटाथियोन के द्वारा डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं हम लोग। रिडक्शन एक रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि आपका जो ग्रुप होता है, जिस ग्रुप में एजो ग्रुप है या नाइट्रो ग्रुप है या कार्बोनिल ग्रुप है, वो सारे ग्रुप का रिडक्शन होता है और वो एल्डिहाइड ऑक्सीडेज कार्बोनिल इरेक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये होते हैं। एजो ग्रुप जो है वो 2 अमीन्स में टूटता है और नाइट्रो ग्रुप जो है वो अमीन में टूटता है। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो एजो ग्रुप है, एजो ग्रुप क्या होता है? जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 डबल नाइट्रोजन है। तो अगर इसमें हम रिडक्शन करेंगे तो एक बॉन्ड यहां से रिमूव करेंगे और एक हाइड्रोजन यहां पे जोड़ देंगे, सॉरी एक हाइड्रोजन H2 यहां पे जोड़ देंगे और एक H2 यहां पे जोड़ देंगे, तो ये NH2 बना। NH2 मतलब 2 अमीन ग्रुप बनता है। यानी जब भी एजो मॉलिक्यूल का रिडक्शन करते हैं तो 2 अमीन ग्रुप बनते हैं। वहीं पे अगर हम नाइट्रो ग्रुप की बात करें तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? NO2। अब इसका जब रिडक्शन करेंगे तो इसका O2 रिमूव करके यहाँ पे हम लगा देते हैं NH2, तो बन जाता है NH2, तो यहाँ पे एक अमीन बनता है। ये पॉइंट बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि एजो ग्रुप का रिडक्शन होने पर 2 अमीन ग्रुप बनते हैं और नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होने पर एक अमीन ग्रुप बनते हैं। ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब कुछ रिएक्शन और देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो बेसिकली साइट है वो लीवर में होता है, एंजाइम CYP450 के द्वारा। कंपोनेंट्स जो है CYP450 है, NADH है, ऑक्सीजन है, NADPS है, ये सारे के सारे एंजाइम्स को फैक्टर्स जो है वो आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हेल्प करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर लें, जैसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा जो है वो एसिटामाइड पैरासीटामोल बनता है। ओलेफिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा कार्बामाजिपिन एपॉक्साइड बनता है। ये अलग अलग ड्रग में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन के द्वारा टॉल्ब्यूटामाइड बनता है। ध्यान दीजिएगा किस ड्रग में कौन सा रिएक्शन हो रहा है। अगर हेक्सोबारिटोल ड्रग की बात करें तो वहां पे एलिसाइक्लिक ऑक्सीडेशन होता है। वल्प्रोइक एसिड में एलिफेक्टिक ऑक्सीडेशन होता है। इमिप्रामीन में डी एल्किलाइजेशन होता है। कोडीन और मॉर्फिन में डी एल्कलाइजेशन होता है। क्लोरप्रोमाजीन में एस ऑक्सीडेशन होता है। एथेनॉल में एसिटाल्डिहाइड में अल्कोहल ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान दीजिएगा अलग अलग मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर क्या है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि किस प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। एक चीज याद रखिएगा, जो इपॉक्साइड है ये हमारी बॉडी में कार्सिनोजेनिक होता है। ये बेंजोपायरिन मॉलिक्यूल इसमें पाया जाता है। ये कार्सिनो, अगर ये मेटाबोलाइट बन रहा है इपॉक्साइड तो ये कार्सिनोजेनिक होता है, इसको याद रखिएगा। अब फेज 2 रिएक्शन देख लीजिए। मैंने कहा फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है भाई साहब कि अलग अलग मॉलिक्यूल ग्रुप जोड़ते हैं, जैसे कि ग्लूकोरोनिक एसिड जोड़ते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोरोनेडेशन,
इसमें हम यूडीपी ग्लूकोरोनिल एंजाइम ट्रांसफरेज एंजाइम काम करता है। सल्फेशन रिएक्शन में सल्फोन ट्रांसफरेज एंजाइम काम करता है। एसिटाइलेशन रिएक्शन में एन एसिटिल ट्रांसफरेज रिएक्शन का एंजाइम काम करता है। मेथाइलेशन में मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम काम करता है। ग्लूटाथियान कॉन्जुगेशन में जीएसटी ग्लूटाथियान स्टेरेस ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल देखा गया कौन से रिएक्शंस होते हैं। ये ऑलरेडी सब आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे रफली हम इसको देख रहे हैं क्योंकि इसमें से शूटिंग्स वाला पोर्शन ही हमको खास तौर पे ध्यान देना। अब फर्स्ट पास इफेक्ट आप जानते हैं, सब आपको पता है कि कोई भी ड्रग जो है अगर वो फर्स्ट पास इफेक्ट शो करती है तो वो रिसेप्टर पे ना जाकर के डायरेक्ट कहाँ पहुंचती है, लीवर में, और जिससे उसकी बायोअवेलेबिलिटी घट जाती है। और अगर हम कोई ऐसी दवाइयां दे, आईवी सबलिंगुअल, ऐसा कोई डोज दे जो ड्रग ब्लड में ना जाए, तो वो हम उसको फर्स्ट पास को अवॉइड कर सकते हैं। अब फेज सेकंड में कौन कौन सी रिएक्शन आपको बताया था, सेकंड में कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है। कॉन्जुगेट क्या करता है, वाटर सॉल्युबल बनाता है। इसे ऑलरेडी मैं आपको बता दिया कौन कौन सी रिएक्शन होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं फेज सेकंड रिएक्शन में। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इससे ग्लूकोरोनेशन रिएक्शन जो है वो किस किस मॉलिक्यूल फंक्शनल ग्रुप के लिए काम करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ लीजिएगा। ग्लूकोरोनिडेशन रिएक्शन फेज 2 में किस किस फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, यानी किसी भी ड्रग में अगर एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन और थायो ये ग्रुप किसी भी ड्रग में है तो उसका हम ग्लूकोरोनिक रिएक्शन करके हम उसमें ग्लूकोरोनिक एसिड ऐड करते हैं। अगर किसी भी ड्रग में एरोमेटिक या एओच यानी कि फिनॉल और एरोमेटिक NH2 मतलब एनिलीन, ये दो रिंग अगर किसी में है तो वहां पे सल्फेशन रिएक्शन करके हम फेज 2 रिएक्शन करते हैं। और अगर किसी में एरोमेटिक अमीन या हाइड्राजीन लगा हुआ है तो वहां पे एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है। ध्यान दीजिए किस ग्रुप के लिए कौन सा रिएक्शन है, सेम जो पहले के साथ था। अगर OH, NH या SS थायो, अमीन और फिनॉल एल्कोहल ग्रुप है तो हम ग्लूकोरोनिडेशन के साथ साथ मिथाइलेशन भी कर सकते हैं। एपॉक्साइड्स के लिए और हैलाइड्स के लिए हम ग्लूटाथियोन रिएक्शन करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये टॉक्सिक भी होता है, कैंसरस भी होता है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक अमीन है तो उसके लिए हम अमीनो एसिड का भी आप रिएक्शन करा सकते हैं, उसमें एड अप कर सकते हैं। ये चीजें याद रखिए कि किस फेज के लिए, किस फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा फेज 2 रिएक्शन कराया जाता है या होता है। थोड़ा सा ग्लूकोरोनिडेशन की बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा होने वाला जो फेज सेकंड रिएक्शन है वो ग्लूकोरोनिडेशन रिएक्शन है। क्यों, इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है, इसमें काम करता है यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज को फैक्टर होता है यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड, साइट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी माइक्रोसोमल एंजाइम्स के द्वारा ये होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब बात करते हैं कि ग्लूकोरोनिक एसिड जो रिएक्शन है वो कितने प्रकार का होता है। वो होता है दो प्रकार का, ओ ग्लूकोनोराइड, एक होता है ओ ग्लूकोरोनाइड्स, एक होता है एन ग्लूकोरोनाइड्स। अब ओ और एन से मालूम चल रहा है कि जिस फंक्शनल ग्रुप में ओ लगा है, ऑक्सीजन जैसे कि एल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके लिए ये वाला रिएक्शन होता है। और जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप लगा है, अमीन, नाइट्रो, ठीक है, उनके लिए ये वाला होता है। तो एल्कोहल्स के लिए, फिनॉल्स के लिए ये होता है ओ ग्लूकोरोनाइड, एग्जांपल है पैरासीटामोल, मॉर्फिन, कोडीन। और जो अमीन्स ग्रुप है उसके लिए होता है एन ग्लूकोरोनाइड्स, उसका एग्जांपल इमिप्रामीन और लेमोट्रिजीन। याद करिएगा ये ड्रग्स से क्वेश्चन पूछता है, एग्जांपल से पूछता है। बाकी बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी में थायो ग्रुप लगा है तो उसके लिए होता है एस ग्लूकोरोनाइड्स, और अगर किसी में स्टेरॉइड या बिलिरुबिन है तो उसके लिए होता है सी ग्लूकोरोनाइड्स, क्योंकि आपको पता है कि बिलिरुबिन और स्टेरॉइड में कार्बन की एक चेन पाई जाती है, इसलिए इसको सी ग्लूकोरोनाइड्स कहते हैं। कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। अगर प्रोडक्ट पोलर है और वाटर सॉल्युबल होते हैं उसको हम यूरिन या बाइल के द्वारा एक्सक्रीट कर सकते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल जो है बाइल के जरिए या स्मॉल पार्टिकल यूरिन के जरिए एक्सक्रीट होते हैं। इन्फेंट्स में ये एंजाइम ना होने के कारण क्लोरोफेनिकॉल उसमें ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कर सकता है। सल्फेशन जो रिएक्शन है वो सल्फेट कॉन्जुगेशन होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड ईस्टर बनाता है। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम सल्फेट ऐड करते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, तो वो सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा जुड़ता है। कोफैक्टर इसमें पैप्स होता है, PAPS, पैरा अमीनो पैरा सल्फ्यूरिक एसिड कुछ करके इसका नाम है। और साइट होता है साइटोसॉल, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सल्फेशन वाले एंजाइम साइटोसॉल में होते हैं। ये ग्लूकोरोनाइड्स के साथ होते हैं, हाईली वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट बनता है। वही एसिटाइलेशन रिएक्शन की बात करें तो एरोमेटिक अमीन और हाइड्राजीन के साथ ये रिएक्शन देखा गया है। एंजाइम काम करता है एन एसिटिल ट्रांसफरेज और कोफैक्टर होता है एसिटिल कोएंजाइम A। ये भी लीवर में साइटोसॉल में ये एंजाइम पाए जाते हैं।
जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, इसको हम स्लो फास्ट कर सकते हैं। एग्जांपल आइसोनियाजिड सल्फोनामाइड का रिएक्शन हम इस रिएक्शन के द्वारा कर सकते हैं। एसिटाइलेशन को कभी भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मिथाइलेशन ध्यान दीजिएगा, इसका भी एग्जाम एंजाइम है, मेथिल ट्रांसफरेज के जरिए होता है। एस एडेनोसिल मेथियोनिन इसका कोफैक्टर है। मेटाबोलाइट्स में भी एक्टिव, डज नॉट इंक्रीज वाटर। ये ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने जितने भी रिएक्शंस देखे, सल्फेशन, ग्लूकोरिनेशन, सेसाइलेशन, सब में आपने एक चीज देखी कि वो वाटर की पोलैरिटी को बढ़ा रहा था, लेकिन मेथाइलेशन करने पर कोई भी वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती है ड्रग की। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम, कॉम्ट और पीएनएमटी भी इसके साथ काम करते हैं। ग्लूटाथियान कॉन्जुगेशन की बात करें तो ये ग्लाइसिन, सिस्टीन और ग्लूटामेट एंजाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूटाथियान एस ट्रांसफरेज इसका एंजाइम है। ये इलेक्ट्रोफाइलिट और टॉक्सिक मेटाबोलाइट को डिटॉक्सिफाई करता है और एपॉक्साइड्स के लिए खास तौर पे ग्लूटाथियान का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। ये आपको पता है, बाइल से रिलीज होता है। अमीनो एसिड का कॉन्जुगेशन जो है दो प्रकार से होता है। एक, अगर ड्रग में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमीनो ग्रुप और ये लगा हुआ है तो एसिटिल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट के जरिए होता है। और अगर एरोमेटिक हाइड्रोक्सामीन या अमीनो एसिड ग्रुप जुड़ा है तो इसमें कॉमन ये ग्लाइसिन है, ग्लूटामेट है, टॉरिन है, ये सब कॉमन है। चलिए, ये ओवरऑल हमने क्वेश्चंस देखने के शुरू देख लिया, हमने इसके सारे एग्जांपल समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि मैंने कहा इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने फार्माकोलॉजी में मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। हम यहाँ पे केवल फार्मास्यूटिक्स के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि ड्रग एलिमिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। क्या डेफिनेशन है ड्रग एलिमिनेशन का? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। जवाब मिल गया भाई साहब आपको? ड्रग एलिमिनेशन क्या है? जी हां, ऑप्शन नंबर डी, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से एलिमिनेट करने की बात हो रही है और इरिवर्सिबली, बॉडी से एक बार निकल जाए तो बाहर दोबारा अंदर ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द प्राइमरी रीजन लीवर एक्ट्स एज द मेजर ऑर्गन फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। लीवर ही क्यों हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म का? मैंने आपको बताया था 3-4 रीजन है, उसमें एक रीजन सबसे बड़ा था। चलिए ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन ध्यान से बताइए। बहुत अच्छा सवाल है और जवाब भी बहुत लोगों को पता है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको भी समझाया थोड़ी देर पहले। रीजन 4 है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CYP450 एंजाइम इन लीवर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग CYP450 इज इनकरेक्ट। मैंने आपको बताया था कि CYP450 के बारे में 3-4 बातें बताई थी, इसमें कौन सी बात गलत है? ये एक माइक्रोसोमल एंजाइम है, बिल्कुल सही है। ये रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, ये भी सही है। ये बच्चों में इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है ना, बच्चों बूढ़ों में घटती है, ये गलत है। एंजाइम सैचुरेशन जो है टॉक्सिसिटी कर सकता है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं भाई साहब। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है वो किस, भाई आपको पता है क्लोरामफेनिकल एंजाइम एंटीबायोटिक से होता है, लेकिन किस एंजाइम की कमी से होता है? किस एंजाइम, मेटाबॉलिक एंजाइम की कमी से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है? आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए, कौन सा जवाब सही लग रहा है आपको? ठीक है, इसका सही जवाब होना चाहिए ग्लूटाथियान एस ट्रांसफरेज या यूडीपी ग्लूकुरोनिल भी लग रहा है, एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्लूटाथियान एस ट्रांसफरेज। क्वेश्चन नंबर 5, which phase 1 reaction introduce a reactive functional group OH-NH2 for the drug? किस फेज 1 रिएक्शन के जरिए हम OH या NH2 ग्रुप को ऐड करते हैं? यानी फेज 1 रिएक्शन को कहते क्या है यार? साथ बाद में ये चारों ऑप्शन थैंक यू बताइए, बहुत आसान है। क्या कहते हैं फेज 1 रिएक्शन को जिसके जरिए हम OH NH2 ग्रुप वगैरह जोड़ते हैं? दो नाम बताया था, फंक्शनलाइजेशन और कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन फेज 2 और फंक्शनलाइजेशन फेज 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, भैया अभी भी बहुत से लोगों ने मॉक टेस्ट नंबर 2 दिया नहीं है। इस संडे को मॉक टेस्ट 3 होने वाला है और मॉक टेस्ट 2 में मैंने माइनस मार्किंग नहीं रखा था, लेकिन इस बार माइनस मार्किंग होगी सेम पैटर्न में जैसे कि आपका आरआरबी एग्जाम होता है। तो कैसे करना है? आप अपना एप्लीकेशन खोलिए, अपने कोर्स को ओपन कीजिए, वहां पे जाइए, फोल्डर में जाइए, आरआरबी 105 वाला पोस्ट जो है एडवांस वाला, उस पर क्लिक करिए। उस पर आपको थर्ड ऑप्शन दिखेगा मॉक टेस्ट, उस पर क्लिक करिए और सेकंड वाले पे क्लिक करके अपना मॉक टेस्ट आज के आज दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, पैरासिटामोल इंड्यूस्ड हेपेटोटॉक्सिसिटी इज मेनली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ।
पैरासिटामोल से लीवर टॉक्सिसिटी होती है, ये आपको पता है। ऐसा क्यों, किस कारण से होता है पता है आपको? याद आया, मैंने बताया था NABI, मैंने कहा इसका नाम कुछ था, लिखिए फुल फॉर्म आ गया NABI, बताइए। NABQI उसका नाम था। ऑप्शन नंबर सी सही है, एन एसिटिल बेंजोक्विनोन इमीन। ठीक है, इसके कारण से ही ये प्रोड्यूस करता है पैरासिटामोल। जब मेटाबोलाइज होता है तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो लीवर को टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसलिए हेपेटोटॉक्सिक होता है पैरासिटामोल। Which enzyme is primarily responsible for hydrolysis of epoxides? इपोक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस किस एंजाइम के द्वारा होता है? इपोक्साइड्स, ध्यान दीजिएगा, किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो बहुत सिंपल सा जवाब है यार, तो सामने दिख ही रहा है। जवाब मिल गया, वेरी गुड, दिस इज एपोक्साइड हाइड्रोसिलेजेस। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं भाई साहब। एजो रिडक्शन जो होता है, जब हम एजो मॉलिक्यूल का रिडक्शन करते हैं, एजो मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसका जब रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है? मैंने आपको समझाया था, जवाब सबको पता चल गया होगा। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए जी, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 प्राइमरी अमीन्स बनते हैं, ये NH2 में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8-9, तुम कहां से आ गए भाई साहब? द मिक्स्ड फंक्शन ऑफ ऑक्साइड, हाँ, MFO का फुल फॉर्म होता है मिक्स्ड फंक्शन ऑक्साइड ऑक्सीडेज सिस्टम कंसिस्ट इट ऑल एक्सेप्ट, यानी कि इन सारे एंजाइम में से एक ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीडेज रिएक्शन नहीं करता है, बाकी सभी करते हैं। ठीक है, तो आपको देख लीजिए, साइटोक्रोम P450, NADPH, ऑक्सीजन या UDP ग्लूकोरोनिक एसिड। देखिए एक चीज ध्यान लीजिएगा, एक इसमें से एक ऐसा है जो फेज 2 रिएक्शन करता है और एक जो है फेज 1 रिएक्शन करता है, और फेज 1 रिएक्शन में ही ऑक्सीडेशन होता है, याद है? तो इसमें से कौन सा है जो फेज 1 का पार्ट नहीं दिख रहा है आपको? सीधी सी बात है यार, ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोरोनिक एसिड जो है फेज 2 रिएक्शन करता है, इसमें ऑक्सीडेशन का रोल ही नहीं है, बाकी सारे के सारे ऑक्सीडेशन करते हैं। चलिए भाई साहब इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 10, विच मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट इज हाईली रिएक्टिव एंड पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक? हाँ, ऐसा कौन सा मेटाबॉलिक कंपाउंड बनता है जो कैंसर कॉज करता है और हाईली रिएक्टिव होता है? मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, सल्फेट ईस्टर, ग्लूकोरोनिक इपॉक्साइड या मर्क्यूटेरिक। आपको पता है मैंने कहा सबसे रिस्की कौन सा होता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है, इपॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following phase second reaction is quantitatively the most significant? सबसे ज्यादा फेज सेकेंड रिएक्शन कौन सा होता है? सवाल ये है, फेज से रिएक्शन कई सारे रिएक्शन थे, उसमें कौन सा रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है? आपको जवाब मिल गया होगा, मैंने बताया भी था। पढ़िए चार ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। कुछ लोग का जवाब स्टाइलेशन आ रहा है, गलत। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्लूकोरोनिडेशन। क्वेश्चन नंबर 12, यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज इज प्राइमरली लोकेटेड इन? भैया यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम कहां पाए जाते हैं? साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइसोसोम? तो ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज जहां तक मुझे पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो नहीं, साइटोसोल में होता है शायद। देख लीजिएगा एक बार, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लग रहा है मुझे, एक बार देख लीजिएगा भाई। विच कोफैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर सल्फेशन रिएक्शन? सल्फेशन रिएक्शन के लिए कौन सा कोफैक्टर चाहिए होता है? बड़ा सा नाम था, शॉर्ट में बताया गया था, थोड़ी देर पहले याद करिए, सारे एंजाइम का कोफैक्टर बताया था। सल्फेशन के लिए होता है PAPS, पैरा अमीनो है ना, करके कुछ इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 14, विच फेज सेकेंड रिएक्शन डज नॉट नेसेसरीली इंक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी? सारे रिएक्शंस फेज 2 वाले वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं, एक ही भाई साहब ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबिलिटी को नहीं बढ़ाते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कौन सा रिएक्शन है? चारों रिएक्शन ध्यान से देखिए, याद आ गया होगा बिल्कुल, थोड़ी देर पहले बताया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है, मेथाइलेशन। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन 15, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूटाथियान कॉन्जुगेशन इनटू मर्केप्ट्यूरिक एसिड मेनली इन? भैया ये किस जगह पे ये रिएक्शन होता है? ग्लूटाथियान कॉन्जुगेशन जो है मर्केप्ट्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है किस ऑर्गन में? लीवर में, किडनी में, लंग्स में, इंटेस्टाइन में?
लीवर में ही होता है सारा का सारा रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म लगभग ये है। जवाब को देख लीजिएगा, ये लगभग हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक में। और हमने कल ही लाइव क्लास लिया था, आज फिर मैंने लाइव क्लास लिया है बैक टू बैक, क्योंकि उधर बेस पे कई दिन क्लास नहीं ले पाया था। अब क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। बायोफॉर्म को मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, अगले 4-5-6 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा, फिर चलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और आपका हर वीक मॉक टेस्ट हो रहा है, उसकी तैयारी करते रहिए। इस संडे के लिए मॉक टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।